करता हूँ सर। Hello students, this is Kush from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal. I am currently pursuing BTech in Computer Science and Engineering. I am currently second year student. Today we will be discussing about another interesting topic. आज हम एक गजब के टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम डे टू डे लाइफ से भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग अपने घर में भी कितने सारे तार उड़ाते हैं, कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं। और हमारे मन में भी कई क्वेश्चन आते होंगे कि बिजली कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग घर में, कैसे आ रही है वो, सरकार सरकार हमारी बिजली कैसे नापती है, कैसे हमको बिल भेजती है। तो ऐसे हमको काफी सारे डाउट और आते होंगे। तो आज उसी टॉपिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में वही इंट्रोडक्शन की, चार्ज बिजली मेन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि एटम तीन चीज से बन के बनते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एटम्स आपस में ऐसा होता है कि चार्जेस फ्लो करने लग जाते हैं, कि अगर आप कहीं पे जैसे हम लोग नहीं देखते कि किसी की कोई हमको कोई सब्जेक्ट हमको ज्यादा मोटिवेट करता है तो हम लोग उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। वैसे ही जब एक दूसरे के प्रति मैग्नेटिक करंट या किसी भी चेंजेस की वजह से एक दूसरे के प्रति हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं चार्जेस। लाइटनिंग भी ऐसी एक फिनोमेना है। जब बादल हाई चार्ज में होते हैं, जब बादल भारी हो जाते हैं तो हम लोग देखते हैं काले बादल हो जाते हैं। किंतु इसमें भी एक कंसेप्ट है कि हर काले बादल बरसते भी नहीं है, वो भी एक कहावत है। तो बात ये है कि मतलब जो बादल कोलाइड्स करते तो उनके बीच में चार्जेस फ्लो होती है, और वो चार्जेस और धरती हम लोगों की एकदम न्यूट्रल मानते हैं हम लोग, कि धरती माता एकदम न्यूट्रल है। तो वो वहां से फ्लो होके सीधा धरती पे आती है। तो वही सब हम लोग चार्जेस फ्लो को करंट कहते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं करंट इक्वल टू चार्जेस अपॉन टाइम। तो ये हम लोग ऐसे अगर टी इक्वल टू 1 रखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट क्या होगा, एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह में कितना चार्ज फ्लो किया उसको हम लोग करंट बोलेंगे। तो उसको अगर इसमें भी दो वही सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी स्पीड जैसे ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना है और एवरेज करंट कितना है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग डी क्यू बाई डी टी कर सकते हैं, और एवरेज के लिए हम लोग टोटल अपॉन टोटल टाइम कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट ऐसा यूनिट ऑफ करंट है एम्पियर, ये याद रखने वाली चीज है। और एम्पियर इज टिपिकली एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट्स इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस। तो एम्पियर हम लोग ऐसे जैसे हम लोग और इसका एक दूसरा फायदा भी है, वोल्ट। जैसे हम लोग घर में बोलते रहते वोल्ट वोल्ट, वो आई से डिराइव होता है, बाद में आगे हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, तो हम लोग जनरली यही होता है। हालांकि काफी मटेरियल्स ऐसे भी आ गए हैं आजकल की इंसुलेटर को आप बाद में कंडक्टर कन्वर्ट कर सकते हो, किंतु जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं उसी में करंट फ्लो करते हैं। तो इसमें भी लिख बल्क मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्राम ऑफ वाटर कंटेन अप्रोक्सीमेट टू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इससे आप एवोगैड्रो नंबर का भी इससे निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के दबाव में आता है। जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होता है तभी करंट एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, और उसी फिनोमेनन को हम लोग करंट बोलते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी होगा, व्हेन वी टेक टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑफ द सेम रेडिएशन, कुछ पॉजिटिव चार्ज Q प्लस एंड Q माइनस, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट के बीच में होता है। ये जीवन का भी सत्य है और इलेक्ट्रिक करंट का भी सत्य है कि हमेशा ऑपोजिट के बीच में अट्रैक्शन होगा। जब आप एक दूसरे के प्रति ही आकर्षित होना, जिसमें जो गुण नहीं है वो उसके प्रति आकर्षित होगा। तो ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। इसका आगे हम लोग देखते हैं कि Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्रिएटेड फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहेगी, ये डायरेक्शन याद रखने वाली चीज है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ओम। ओम भाई साहब ने क्या किया, ओम भाई साहब ने 1828 में देखा कि वोल्टेज जो है वो करंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे, V इक्वल टू आर आई। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो आर क्या है, हर मटेरियल से मटेरियल बदलने वाली एक चीज है। और V क्या है, वोल्टेज, मतलब चेंज, दोनों में वोल्ट का कितना डिफरेंस। जो हम लोग घर में बोलते नहीं कि आज घर में 220 वोल्ट की वोल्ट है, जब बत्ती धीरे हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज कम है। जब बहुत जोर से होती है तो हम लोग बंद कर देते हैं लाइट, और भी बोलते वोल्ट ज्यादा है, फट जाएगी। तो फिर हाँ, यही है, V इक्वल टू आ रहा है। ओम भाई साहब ने ये निकाला, बहुत बड़ी इक्वेशन है, उस सदी की सबसे बड़ी इक्वेशन में से एक है ये। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस है ओम, इसलिए उनके नाम पे ये रेजिस्टेंस उनको ओम दे दिया। और इसका सिंबल है ये वाला,
और आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग। तो काफी फॉर्मूले, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट है क्यू प्लस इक्वल टू, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ओम्स भाई साहब ने इम्पोर्टेंट एक लॉ दिया हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं V इक्वल टू आर, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया होता है। तो इससे हम लोग मटेरियल की रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होती है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर हमको पता ही है, तो आई रो एल बाई ए हम लोग लिख सकते हैं। इसमें आई बाई ए को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मटेरियल को। जो उसका, तो उसका हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट हम लोग जानते हैं एरिया पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई का यूनिट क्या है, एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ई एल इक्वल टू जे जे रो एल लिख सकते हैं, जे क्या आई बाई ए, रो हम लिख सकते हैं, तो एल से एल कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी और which is through a constant called resistivity which depends on the material of the property of the material। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम लोग सब जानते हैं कि नेट फ्लो क्या होना चाहिए, 1/n सिग्मा वी आई इक्वल टू नेट वेलोसिटी में चेंज क्या होना चाहिए, 0। और ए इक्वल टू माइनस ई बाई एम, तो वी वी आई इक्वल टू वी आई माइनस ई बाई एम इंटू टी एल। सेम वही फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस एटी, उससे हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो वीडी क्या लिख सकते हैं, वीडी क्या होगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जिसको कहते हैं। तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना चेंज आया, माइनस ई एम बाई टो। टो क्या है, टी आई इंटू एवरेज, तो एवरेज टाइम, उससे हम लोग वीडी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे ये आगे वीडी डेल्टा टी लिख सकते हैं, उसको उसको ये लिख सकते हैं। तो आई वी को क्या लिख सकते हैं, आई डेल्टा टी। उसके बाद प्लस एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। तो आई डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, ये फिर ये टर्म सी स्क्वायर ए बाई एम टो नो है डेल्टा ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर एम टो ई। जे क्या थी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, एन ई स्क्वायर एम, ई क्या है अपने को पता है, करंट 1.6 10 के पावर माइनस 19, एम पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तो अपने को पता है टाइम, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे अपन एन निकाल सकते हैं, इससे ये वाला चीज भी डिराइव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया अपने को, यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर वायर दिया, मतलब अपने को वो भी मिल गया उसका रेजिस्टिविटी एंड कैरिंग करंट मिल गया, आई मिल गया। यहाँ पे एज्यूम दैट द कोरम एटम्स कंट्रीब्यूट रफली एंड डेंसिटी मिल गई, रो मिल गया अपने को, एटॉमिक मास मिल गया, काफी सारे अपने को। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो जो दिया हुआ है वो चीज अपन लिखते हैं। अपने को ई पता है, अपने को ए पता है, अपने को आई पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी डी निकाल सकते हैं। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ द करंट, डेंसिटी भी दी हुई है, क्यूबिक ऑफ मास इतना 6.20 कितना होगा, तो 63.5 यूनिट है। तो डेंसिटी दी हुई है, तो अपन एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को एन मिल गया। तो पूरा पूरा वीडी अपने को यहाँ से निकल के आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसी में ही, कि थर्मल स्पीड ऑफ क्वार्टर, थर्मल स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ प्रोपोजिशन फील्ड, ओके स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर को ये वाला एक फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी। ये हालांकि थर्मोकेमिस्ट्री में आता है। हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग जैसे वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, और 3/2 इंटू के बी इंटू टी, क्योंकि कॉपर दिया हुआ है। दिस इज टाइपिकली ऑफ द ऑर्डर दिस वन एंड के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर क्वांटम। तो ऐसे ऐसे तो फिर अपने को यहाँ पे टी निकाल सकते हैं, एम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, के भी अपने को निकाल ही सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो, तो उससे अपन टी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्पीड इज एस्टिमेटेड टू मिलीमीटर पर सेकंड। ओके, थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये देख बात, ये हम लोग देख सकते हैं, ये रीडेबल चीज है। इनसे क्वेश्चन कम बनते हैं, किंतु मतलब पढ़ सकते हैं एक बार, कभी कभार डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं ऐसे। तो इसमें लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की, ये हर समय ट्रू नहीं होता, क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ तक आता है ये वाला ग्राफ, फिर ये थोड़ा डेविएट करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक समय के बाद एक एक हम जैसे बोलते हैं हम लोग, एक आदमी की सीमा होती है, उस सीमा के बाद ये
ये चीजें डेविएट करना स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लगती, किंतु काफी हद तक ये चीज फॉलो होती है। यहाँ तक जैसे हम लोग देख रहे हैं ये चीज फॉलो हो रही है। उसके बाद हम लोग ये वाले ग्राफ कि आई इक्वल टू ये, इसको शायद जे से कोई एक नाम था, उस भाई साहब ने भी बोला था ये वाली चीज। तो हाँ, ये मतलब यहाँ तक फॉलो होती है, उसके बाद यहाँ पे ये बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। फिर यहाँ पे ये नेगेटिव में भी यही चीज होती थी। उसके बाद हाँ, ये रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। रेजिस्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टिव ऑफ ए मटेरियल इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा कि इसके ऊपर फ्यूचर में क्वेश्चन भी बन सकता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में मटेरियल के लिए क्या कांस्टेंट रहता है। तो रेजिस्टेंस तो साइज और लेंथ के हिसाब से बदलता रहेगा, किंतु रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। तो वही हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है, वो टेम्परेचर के साथ बदलती है। रो टी इक्वल टू रो नॉट प्लस वन प्लस अल्फा डेल्टा टी नॉट। तो अपने को ये याद रखना कि कौन सी चीज किसके साथ बदलेगी। रेजिस्टेंस लेंथ और उसके साथ बदलेगी, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलेगी। तो रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के साथ भी बदलेगा मतलब। उसके बाद हम लोग वही रेजिस्टिविटी का ग्राफ देख सकते हैं, टेम्परेचर के साथ लीनियरली बदल वेरी कर रही है। और वही वही थोड़ी बहुत लाइक सम मटेरियल्स है which is alloy वेरी डिपेंड्स। हाँ तो मतलब एलॉय की बात आ गई कि एलॉय से हम लोग थोड़े थोड़े डिपेंडेंस निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। और मैग्नीज कांस्टेंट है, ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज है। Unlike metals, the resistivity of semiconductor decreases with increased temperatures. A typical dependence is shown in the figure. वही उसका रो इक्वल टू वन बाई रो एम ई स्क्वायर टी, हम लोग देखा ही थे ये वाली बात कि रो क्या है, वन बाई सिग्मा रेजिस्टिविटी इक्वल टू वन बाई कंडक्टिविटी एन स्क्वायर टोस रो क्या है, मास। तो हम लोग सीधा सीधा ये वाली चीज बोल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि करंट इज पास फॉर रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर, दिस वन है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है और टोटल 230 वोल्ट की सप्लाई है। आफ्टर फ्यू सेकंड टू स्टेडी वैल्यू दिस वन करंट ये, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम एलिमेंट, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज दिस वन। तो पहले अपन देख ले क्या क्या दिया हुआ है अपने को। तो अपने को आर मिल गया, अपने को आर मिल गया कि आप 230 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और 75.3 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से अपने को आर टू मिल गया। आर टू क्या होगा, आर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा अपने को पता है टी टू माइनस टी वन अपन निकाल ही सकते हैं। तो अपन यहाँ से निकाल ही सकते हैं आराम से। 27, ये अपने को 27 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है। अच्छा किस पे, हो गई बाद में गर्म भी होगा ना। हाँ तो वही मतलब कौन से टेम्परेचर पे जाके स्टीडी हो जाएगा ये करंट। तो हम लोग आराम से वो निकाल लिए इसको। उसके बाद रेजिस्टेंस से 5 ओम है, 5.23 और तो आर टू आर वन दिया हुआ है अपने को। when the thermometer is inserted a hole by the resistance of platinum, तो आर फाइनल दिया हुआ है। तो इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना टाइम टेम्परेचर बात निकाल सकते हैं। फिर अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बीच में का रिलेशन। पावर अपने को पता है क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो डेल्टा यू इक्वल टू ये सब हम लोग कर सकते हैं कि ये सब कैलकुलेशन दी हुई डेल्टा आई वी डेल्टा टी पावर इक्वल टू आई वी। ये वाली चीज याद रख सकते हैं, पावर इक्वल टू आई वी। उसके बाद वी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। उसके बाद अपन आगे ये भी देखेंगे कि P इक्वल टू वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ये रहा ये वाली चीज, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर आई आर, यही लिख सकते हैं। पावर लॉस इज कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। वही P आर पे आई पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद अपन आगे देखते हैं, P इक्वल टू वी आई दिया हुआ है। वो अपने को स्टैंडर्ड ये, तो ये कोई भी चीज पता होती है तो अपन आगे डिराइव कर सकते हैं सब चीज को। उसके बाद अपन देखते हैं सेल्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद अपन देखते हैं सेल्स ईएमएफ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं थोड़ा। जैसे वही डिराइव किया हुआ है। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस आई आर यहाँ पे देना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ एप्सिलॉन, ओके। द डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स ईएमएफ।
ऑफ द सेल इज नोन एज ईएमएफ। इसमें एक्चुअली मैं एक्शन बता देता हूँ क्या होता है। ये थोड़ा थोड़ा कॉपर और उसका ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है और यहाँ से यहाँ पे भी फ्लो कर सकती है। दो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है। एक जगह पे जाके ये स्टेबल हो जाएगी, ये वही पॉजिटिव नेगेटिव आर। तो उसमें अपने को कितना फोर्स लग रहा है वो ये मोस्टली अपन निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू माइनस आई आर, तो ई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये लिख सकते हैं अपन। उसके बाद इक्वल टू आई आर वही कंबाइन करके आया, तो आई इक्वल टू, तो ये तो दो दो रेजिस्टेंस पे अपन निकाल सकते हैं। आई आर इक्वल टू आई कैपिटल आर रेजिस्टेंस, वो बड़ा वाला रेजिस्टेंस, और नीचे इस सेल के बीच का रेजिस्टेंस उसको कहते हैं आर। हम बोला ना यहाँ से भी जा सकती है करंट, एक यहाँ से घूम के भी आ सकती है। यहाँ वाली रेजिस्टेंस को अपन जो बोलेंगे वो होगा छोटा आर, और उसको इसको बोलेंगे बड़ा आर। तो आई हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स अपॉन आर प्लस आर, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन आर इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम करंट जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो जब ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि ये बीच वाली तो हमेशा रहेगी, ये जो सेल होती है हमेशा इसका रहेगा ही। तो ये तो हमेशा रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा। तो मैक्सिमम हम लोग आई मैक्स क्या निकाल सकते हैं, एक बाई आर। तो सेल सीरीज पे तो हम लोग जैसे ये एक बहुत कॉमन टर्म होगा कि सीरीज और पैरेलल। तो हम लोग जानते हैं दिवाली पे हम लोग सीरीज लाइट लगाते हैं, उसमें क्या होता है सारे लगातार ऐसे कनेक्शन बनी रहती है। और घर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाले कनेक्शन लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ से अपन का बल्ब जा रहा है, यहाँ से अपने के लिए पंखा के लिए जा रहा है स्विच। और दिवाली में जो लाइट होती है वो ऐसे होती है, ऐसे 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 वाली लगातार जिगमिग जिगमिग करती है। उसी को जो लगातार होती है वो सीरीज, और जो ऊपर ऐसे कनेक्टेड होती है घर में होती है पैरेलल। तो सीरीज के काफी नुकसान भी है, पैरेलल में काफी फायदे भी है। पैरेलल ज्यादा यूज होता है, किंतु सीरीज में एक ही चीज है कि उसमें अपने को एक ही बार मतलब फॉल्ट फटाक से पता चल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि v इक्वल टू आई, वही वी ए सी इस ई वन प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर वन प्लस आर टू निकाल सकते हैं। द पोटेंशियल एट ए बी सी हम लोग निकाल सकते हैं। v इक्वल टू ई मतलब क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसके थ्रू जो भी आएगा। v इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखने वाली चीज, अगर याद, हाँ, v इक्वल टू आई माइनस आई आर एप्सिलॉन माइनस आई आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल टू एप्सिलॉन ई वन माइनस आई आर वन। और वी बी माइनस वी सी क्या होगा, वी बी माइनस वी सी होगा आई इंटू ई टू माइनस आई आर टू। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। तो आई एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस आर इंटू आर वन प्लस आर टू। तो वही लिख सकते हैं वी ए सी इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल माइनस आर इक्वल। तो सीरीज में क्या होगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीरीज में एप्सिलॉन इक्वलेंट क्या होगा, ये एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू, और आर इक्वलेंट क्या होगा, आर वन प्लस आर टू। ऐसे ही हम लोग पैरेलल में क्या बोल सकते हैं, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू हम लोग बोल सकते हैं, इंडिविजुअली बट रहे हैं। v क्या होगा, v ऑफ बी वन माइनस v ऑफ बी टू क्या होगा, एप्सिलॉन वन माइनस आई वन आर टू। इसके थ्रू जो डिफरेंस आया है प्लस इसके थ्रू जो डिफरेंस आया है नीचे वाले के थ्रू, तो इसको इक्वलेंट इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, v इक्वल बी वन माइनस बी टू एप्सिलॉन वन माइनस आई वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू माइनस आर टू। तो आई इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट करंट सेम रहेगा। तो हम लोग इससे वोल्टेज डिराइव कर सकते हैं, ई वन प्लस आई टू माइनस ई वन। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी इंटू दिस वन। तो इसको अपन नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू एप्सिलॉन आर वन टू माइनस एप्सिलॉन आर वन माइनस आर आर वन प्लस आर टू। तो v इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वलेंट माइनस आर आर इक्वलेंट। इसमें एप्सिलॉन इक्वलेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर घर में ये यूज होता है। एप्सिलॉन वन आर टू माइनस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू आर वन। इसको याद करने का भी एक इजी तरीका है, एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू वन प्लस आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो यहाँ पे आर टू आर आर, अच्छा ये वाला नहीं है, सॉरी, आर इक्वलेंट का ये, सॉरी आर इक्वलेंट ये है, हाँ आर इक्वलेंट क्या है, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो वन बाई आर इक्वलेंट क्या लिख सकते हैं,
1/R1 प्लस 1/R2, और ऐसे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन टू R1 अपन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये वाली फॉर्मूला की बात कर रहा था। और इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R1 प्लस R2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर किरचॉफ लॉ देख सकते हैं। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि नेट करंट फ्लो इक्वल टू एट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, जितना आएगा उतना ही जाएगा। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग एंड सम इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग, जितना आएगा उतना ही जाएगा। इसको सीधा सीधा याद रखने का यही तरीका है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यही सॉल्व करने का इजी तरीका। पहले अपन केस एक केस स्टडी ये देखते हैं। ये इसके जैसे ज्यादातर इसमें सिमिलर क्वेश्चन क्या आएंगे इस साल चैप्टर में, हमेशा इस के क्वेश्चन रहेंगे कि आपको ये एक डायग्राम दे देगा, उसका आपको पूछेगा कि यहाँ पे इसके पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लो, वो पूछ लो। सबसे सिंपल तरीका, जितना हो सके उतना सॉल्व करते जाओ। पहले इन दोनों को मर्ज कर दो, इसको मर्ज कर सकते हो, तो 3 तो ऐसे ही हो गए मर्ज। फिर इसके बीच में अपन पोटेंशियल डिफरेंस, किसी एक पॉइंट को, सबसे अच्छा तरीका किसी एक पॉइंट को 0 मान लो, 0 वोल्ट का, सबसे इजी तरीका वो। फिर एक करंट मान लो I1 I2 I3, तो जंक्शन वाले भी आप 0 कर सकते हो। अच्छा ये क्यूब वाले क्वेश्चन, ये वाले तो सबसे टफ होता है भाई। क्यूब में तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि 3 डायरेक्शन में जा रहा है, 3 डायरेक्शन आपको मेंटेन करना चाहिए। किंतु अगर सिमेट्री है तो हम लोग सिमेट्री से भी काफी चीजें हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये वही सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आ गए। दे डिटरमाइन द करंट इन द ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, वही I1 I2 I2 मान लो, उसके हम लोग बोल सकते हैं। अब जैसे एक चीज मैं बताता हूँ आपको। अच्छा इसमें हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्री है। यहाँ पे भी, यहाँ से अगर हम लोग इसको तोड़ दे, सपोज इसको तोड़ दे, ऊपर भी 4 ओम नीचे भी 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम 2 ओम 5 वोल्ट बराबर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें जो इतना करंट होगा उसी में भी उतना ही करंट होगा, चाहे डायरेक्शन जो भी हो। काफी सारे सिमिलरिटीज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ये वही सॉल्विंग है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, किरचॉफ लॉ के ऊपर ही बनता है। ये जनरली घरों में चेकिंग करने के कारण आता है कि ग्राउंड है कि नहीं है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, यही कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो यहाँ पे जाए, यहाँ से जो करंट जा रहा है यहाँ पे जाए, इसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, ऐसे दिमाग लगा के बनाया गया है इसको। तो ऐसे अपन क्या रखे, इसको ऐसे रेजिस्टेंस रखें, ऐसा रेजिस्टेंस का सेट बनाया है कि बीच में करंट जाए ना। क्या देखते हैं वही, उसके बाद I1 R2, तो इससे क्या निकलता है, R2 R1 इक्वल टू R4 R3। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, R1 R4 इक्वल टू R2 R3। तो मैं तो हमेशा यही याद रखता हूँ, ऐसे ऑपोजिट का प्रोडक्ट इक्वल टू ऑपोजिट का प्रोडक्ट। इससे आप हमेशा इजीली रेशियो का याद रखने की जरूरत ही नहीं। इसमें ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस दुनिया के। 100 पता है अपने को, 60 पता है, 5 पता है, 10 पता है, 100 × 5 कितना हो गया, 500, 6 × 100, मतलब इससे करंट जाएगा ही जाएगा ये, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो नहीं कर रहा। सॉल्व करते हैं इसको, ट्राई करते हैं थोड़ा सा। 0 वोल्ट यहाँ मान लिया, यहाँ 10 वोल्ट मान लिया, यहाँ 10 वोल्ट मान लिया, यहाँ मान लिया I1, तो 10 × 100, तो क्या होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो V माइनस I 10, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 10 माइनस I1 × 100 लिख सकते हैं। ये सेम चीज यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। IG यहाँ से सपोज जा रही है, I2 उसके थ्रू यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कर देते हैं, यहाँ से दिखेगा। उसके बाद वही सॉल्व किया होगा इन लोगों ने। फिर नेट यहाँ पे करंट 0 मान लिया, हर जंक्शन पे तो 0 मानना ही है ये करंट। नेट यहाँ से I निकला हुआ है, उसके नेट करंट फ्लो हमेशा 0 रहेगा। यहाँ से जितना आया उतना ही जाना चाहिए, प्लस IG, तो I1 प्लस IG इक्वल टू, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देख लेना कि यहाँ से IG जा रहा है तो माइनस कर देना, ठीक है, इक्वल टू नेट करंट फ्लो थ्रू BC IBC, ये वाली इक्वेशन। फिर ये इक्वेशन, ये रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हुए चलना। अपन आगे देखते हैं उसके बाद।
ये अच्छा समरी चैप्टर खत्म हो गया। हाँ तो बहुत अच्छा चैप्टर था, हम लोग काफी कुछ देखे जिसमें ओम्स लॉ देखे। सबसे पहले हम लोग करंट देखे, उसके बाद अपन देखे ओम्स लॉ। सबसे इम्पोर्टेंट V इक्वल टू आई आर, उसी से सब कुछ डिराइव हो रहा है। उसके बाद रो इक्वल टू रो एल बाई ए देखा। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। उसके बाद अपन देखा अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टिविटी। उसके बाद करंट डेंसिटी अपन ने देखी, एन क्यू वी डी, याद रखने वाली चीज। ई बाई एम रो एन ई स्क्वायर एम बाई बी डी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओम्स का फेल हो जाता है, V इक्वल टू आई आर एप्सिलॉन आर प्लस आर इंटू। ये सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हमेशा आएंगे कि आपको कोई दे देगा और उसका आप उसको सॉल्व करो। किरचॉफ लॉ R1 R4 इक्वल टू R2 R3, ऑपोजिट वाले मल्टीप्लाई करते बराबर होने चाहिए। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, चार्ज का हम लोग सी निकाल सकते हैं, वोल्टेज का भी। ये एक बार देख लेना। आई इक्वल टू जे टू डेल्टा एस हम लोग बोल सकते हैं, आर वेक्टर्स। उसके बाद E इक्वल टू रो इंटू जे, लेट्स डू अनदर स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म लो। जे इक्वल रो प्लस V प्लस माइनस प्लस रो माइनस V माइनस लिख सकते हैं। ये तो एक्सरसाइज पे आ गया। उसका सॉल्व करते हैं, 9 ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। चलिए हम लोग सॉल्व करने की कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट है। ई इफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, आर छोटा आर इक्वल टू 0.4 है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलता है। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट क्या था, ई अपॉन आर 12 बाई 0.4। मैक्सिमम मिनिमम प्लस आर था ना, यही था ना, ई इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर। मैक्सिमम करंट हम लोग कितना ड्रॉ कर सकते हैं, कैपिटल ई बाई स्मॉल आर। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है जेई मेंस में। ए इक्वल टू आर प्लस आर, उसके बाद सेल्स इन पैरेलल सेल्स इन सीरीज, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मूला जरूर रट लो, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम कर। ई इक्वल टू आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, बहुत इंपॉर्टेंट। आई मैक्स इक्वल टू ई बाई छोटा आर, आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम लोग सीधा सीधा बाई पॉइंट वहां पे लिख सकते हैं, तो कितना होगा 12 बाई पॉइंट 4 बाई 10 यानी 30। 30 तो मेरे हिसाब से इसका 30 होना चाहिए, 30 एम्पेयर। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। छोटा आर 3 हो गया, 10 वोल्ट दिया हुआ है। इसका रजिस्टर द करंट इन द सर्किट इज 0.5, व्हाट इज द, बहुत इजी, बहुत ही इजी सवाल। आई इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर प्लस आर, आर दिया हुआ 0.5, मतलब आई इक्वल टू 0.5 दिया, ई इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है। वो कितना हो गया रेजिस्टेंस, 5 बाई 10 इंटू 10 यानी 100 बाई 5 यानी 20, आर प्लस आर इक्वल टू 20, -3 मतलब 17 ओम का अपने को वो दिया हुआ है। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, अपने को पता चल गया रेजिस्टेंस 17 ओम है, ये अपने को पता ही है, तो आप वो निकाल सकते हैं भाई आराम से, इक्वल टू आई आर लगा के। या वो भी जरूरत नहीं है शायद, 10 माइनस, यहाँ पे एक फॉर्मूला था दिया हुआ, मैंने नोटिस किया था। मोस्ट प्रोबेबली यस, सी एक्सटेंड इक्वल टू आई आर ई एप्सिलॉन आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर। 17 इंटू आई कितना 0.5, 0.5 इंटू 17, 8.5, 8.5 बोलोगे मेरे हिसाब से इसका आंसर 8.5 देखते हैं। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस अपने को 16 बाय द टेम्परेचर रेजिस्टेंस फॉर टू 117 पे जाके स्टेबल हो गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये दिया हुआ है, क्या होगा, डेल्टा रो इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी, आराम से निकाल सकते हैं। यही चीज रेजिस्टेंस में लगा देंगे, आराम से ही हो जाएगा यार क्वेश्चन तो। An existing small current is passed through a wire length of rho equal to 15 meter and uniform cross section
एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी निकल जाएगी R इक्वल टू रो L बाई A से, हाँ कि नहीं? व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं हम लोग। रो इक्वल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, टेम्परेचर के लिए सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला। अच्छा, रो इक्वल टू रो बाई अल्फा इक्वल टू टी, ये निकल सकता है। स्मॉल करंट है ना, लिख लीजिए। या एक और फॉर्मूला था शायद, आर इक्वल, शायद एक एप्सिलॉन वाला भी फॉर्मूला था, वो उससे हो सकता है आराम से। वो कंडक्टर के लिए एक होता है सेमीकंडक्टर, उसमें भी एक अलग फॉर्मूला होता है, वो आगे चैप्टर आप पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस अलग से निकलते हैं, ये कंडक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला फॉलो होता है। सिल्वर रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओवर 27.5 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस 2.7 तो क्या इजी क्वेश्चन। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, भाई देख लो 5 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पे आ गए। डेल्टा आर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 5 के 5 क्वेश्चन उसी पे। इसमें डेल्टा आर निकाल सकते हो 0.6, डेल्टा टी निकाल सकते हो, कितना हो गया 82 तो ऐसा अब ऐसे क्वेश्चन आपको इतने सॉल्व कर लेना है कि अपन सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपन सीधा सीधा देख सकते हैं 82.5 की अपने का टेम्परेचर, 82 नहीं सॉरी 72 का अपने का टेम्परेचर डिफरेंस है, 0.6 अपने का रेजिस्टेंस का डिफरेंस है, तो 0.6 अपन डिवाइडेड बाई 72.5 माइनस 1 कर दो पॉइंट, तो फिर क्या निकल रहा है वो, इससे अपन निकाल सकते हैं कि नहीं, अल्फा निकाल सकते हैं। 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 डिवाइडेड बाई 72.5 माइनस 1, इसमें आप देख लेना वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस। ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम 230 वोल्ट सप्लाई इनिशियल करंट 0.1 सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकंड, इसमें बस करंट दे दिया। the temperature of the heating element the room is 10 degrees Celsius for temperature coefficient of the, वही आर बदल रहा है, आई बदल जाएगा। ऐसा आर डेल्टा आर अपन लिख सकते हैं, तो वैसे ही डेल्टा आई लिख देंगे अपन, सेम एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन। करंट नेटवर्क, इसमें देख 2500 मिल नहीं रहा है, मतलब करंट इसमें रहेगा, इसमें दिखा भी दिया। चलो नहीं तो ऐसे अपन देख सकते थे कि 25 और 100 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाई ये करो 25 और ये मल्टीप्लाई बाई ये 100, तो ये यहाँ पे करंट डेफिनेटली जाएगा। सेम वैसे क्वेश्चन नहीं, आई वन मान लेना है, इधर आई जी मान लेना है, आई वन माइनस आई जी तो कितना होगा 10 आई वन प्लस 5 इंटू आई वन माइनस आई जी, जो करंट यहाँ पे डिफरेंस होगा वो इक्वल टू 10 आई वन प्लस 5 आई वन माइनस आई जी इक्वल टू आई वन माइनस आई जी इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 वोल्ट का माइनस इसमें जो करंट जाएगा मेन आई, और इसमें वही आई टू मान लेना, आई जी यहाँ से आ रहा है 5 आई वन प्लस 10 आई जी इक्वल टू इसका तो करंट डिफरेंस होगा, ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगे, इससे सॉल्व हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी 8 एमएफ की है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इजनिंग चार्ज बाई 120 वोल्ट है। ठीक है ठीक है, सीरीज 15.5 है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी यूजिंग चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट। ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 120 वोल्ट है, ठीक है 120 वोल्ट दिया हुआ अपने को, कोई बात नहीं, एप्सिलॉन माइनस आई लिख सकते हैं। क्या निकलेगा इससे, छोटा आर अपने को पता ही है, तो मतलब इसमें कुछ कुछ बात ऐसी है जो छुपाई गई है अपने से। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो निकाल सकते हैं क्या अपन? अच्छा आई निकाल सकते हैं इससे, तो उससे टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं, अपने को यही निकालना है। 120 वोल्ट दिया हुआ है अपने को। नंबर
तो एप्सिलॉन प्लस आया अपने को 120 दिया, एप्सिलॉन माइनस आया निकालना है अपने को, सीधी सीधी बात है। चार्जिंग में 120 है ना, तो एप्सिलॉन प्लस आई चार्जिंग के टाइम में होता है, एप्सिलॉन प्लस आया, नहीं चार्जिंग के टाइम होता है एप्सिलॉन माइनस आया। ये भी याद रख सकते हैं अपन। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी दिया गया, एन आ गया। एग्जांपल्स 8.5 इज इतना। हाँ, रो आ गया 3 मीटर लंबा, और एरिया दिया हुआ अपने को, इट्स गेटिंग करंट ऑफ। इसमें ये वो एक लंबा वाला फॉर्मूला था। ओ, हाँ, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला शुरू हो गया सर। उसके बाद अच्छा, यही लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। एन, ये एन दे दिया अपने को, एल दिया था 3 मीटर, एरिया दिया था 2 × 6 आई दे दिया। तो एन एन पता है अपने को, एन ई पता है, एन ई पता है, एन ई ए पता है, तो आई पता है ये अपने फॉर्मूला। यहाँ अपने को क्या पता है, एन पता है, ई पता है, एम पता है, रो निकल जाएगा, एन ए ई वी डी, ऐसे ही कुछ था फॉर्मूला। तो इससे अपने को निकल सकते हैं ये वाली चीज से, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, किंतु सबसे सबसे मेन फॉर्मूला कौन सा काम आया अपने को, डेल्टा आर वाला एक फॉर्मूला था, वो इम्पोर्टेंट था। ओम लो वी इक्वल टू आई, वो तो बेसिक से किर्चॉफ लो, कि नेट यहाँ पे जंक्शन पे 0 होगा। ये वाले क्वेश्चन देख लेना, ये 3.7 टाइप क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हुए हैं जेई मेंस, जेई एडवांस में, हर दूसरे तीसरे नंबर पे यही रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, अगर आप उठा के देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और डेल्टा आर इक्वल टू 1 लिख के तो हम लोग देख ही दिए कि 5-6 क्वेश्चन आए गए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, वो आर इक्वल टू एन ए ई वी डी, या वो जे वाला जो फॉर्मूला था, वो वाले क्वेश्चन से एक बार आप देख लेना, उससे कभी कभार उठ जाते हैं क्वेश्चन, और जिस दिन उठ गए उस दिन आधे बच्चे इसमें सफेद हो जाएंगे। तो अपने को एडवांटेज चाहिए कि अपन दूसरे बच्चे को हटा भी सके और खुद जीत भी सके। तो उसके बाद अपने को ये ई वाला, ई वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, चार्जिंग के टाइम ई प्लस आई आर, वो सब थोड़ी छोटी छोटी बातें याद रख सकते हैं। थोड़े बहुत हम लोग ये याद रख सकते हैं ये वाले। तो इलेक्ट्रिसिटी के मोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब आपने को पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, तो ये सब चीजें पता होंगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं लगा इसमें, पता देंगे नहीं तो वाले आप के लगा नहीं सकते इसमें। ठीक सब क्वेश्चन है, और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इन सब टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही ज्यादा, किर्चॉफ लॉ के ऊपर, व्हिटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिपेंड जो करते हैं। और डेल्टा आर वाले क्वेश्चन इसमें भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं। हाँ, बस इतना ही था इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एक बार हम लोग जाके समरी देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने अच्छा नहीं दिया हुआ इसमें, चलो कोई नहीं। तो हम लोग ने आखिरकार क्या क्या देखा, ओम्स लॉ देख लिया, किर्चॉफ लॉ देख लिया, मोबिलिटी देख ली, फिर अपन ने देखा कि कैसे रेजिस्टेंस की चीजें बदल रही है, वैसे अपन बाकी सारे और थोड़े बहुत देख लिए, कि रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिए यहाँ पे, कि रूम टेम्परेचर में कैसे हो रहा है, तो कैसे ऐसे हम लोग कैसे, एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ उसके बाद खत्म करते हैं, कि अपने घर में जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो अपन क्या, जैसे चलो लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें क्या होते हैं तार, और जैसे अपन कूलर, और क्यों उसमें अगर लैपटॉप में, अगर लैपटॉप या कहीं पे भी अपन देखें तो फैन और क्यों लगाए रहते हैं, इसलिए लगाए रहते हैं कि टेम्परेचर करंट जा रही है तो रेजिस्टेंस, चीजें गर्म हो रही है, रेजिस्टेंस है सब में रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग कोई रेजिस्टेंस में मान सकते हैं, किंतु सब ऐसा होता नहीं है जनरली, रेजिस्टेंस मिनिमाइज कर सकते हैं किंतु मना नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस होगा सब में। तो सब में रेजिस्टेंस है तो अपन क्या करते हैं, लैपटॉप में कूलर लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि उससे क्या रेजिस्टेंस, जो गर्मी है ना वो थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, नहीं तो उससे क्या पार्ट्स माल फंक्शन करने सकता है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा वेटा हुआ अपना तो वो चीजें खराब भी हो सकती है। घर में भी हम लोग वही देखते हैं कि आग पकड़ लेती है कभी कभार घर में, इसलिए तो सबसे पहले जब भी घर में आग लगती है अपन क्या करते हैं, मेन स्विच बंद कर देता कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आग फैले ही ना, कि नहीं तो उसमें अगर आग लग गई एक बार तो वो लगी मतलब इतना जोरदार कंडक्शन होता है कि वो सीधा सीधा आग पूरा घर में फैल जाती है, तो आग और बढ़ जाती है। तो अपन ये सब सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, कि अपन रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सके चीजों को,
अगर अपने घर में कभी कुछ ना करे, कुछ हो जाए, तो अपन को पता होना चाहिए कि क्या करे और क्या नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का मकसद खाली चीजें सॉल्व करनी भी नहीं है, कि समझना भी है कि रियल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए तो अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। मेरे टाइम में भी शायद 2-3 क्वेश्चन आए थे इससे। बहुत ही इजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसी के साथ चैप्टर का एंड करते हैं। थैंक यू।